अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीबीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। लास्ट टाइम हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में अल्ट्रा वायलेट रेज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी प्रोडक्शन देखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्या क्या वो एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज़, उसकी वेवलेंथ देखी थी, देन उसकी कंस्ट्रक्शन में उसके लैंप्स देखे थे कि कौन कौन से लैंप्स यूज़ करते हैं हम फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट में, जिसमें आपके पास एयर कूल्ड मर्करी लैंप आ जाता है और वाटर कूल्ड मर्करी लैंप आ जाता है। एयर कूल्ड जो वाटर लैंप है हमने वो लास्ट टाइम एयर कूल्ड मर्करी लैंप जो है वो हमने लास्ट टाइम हम पढ़ लिया था। अब आज जो है सेकंड लैंप जो है वो हम क्रोमियर लैंप या आप कह लें वाटर कूल्ड लैंप जो है वो आज पढ़ेंगे। क्रोमियर लैंप जो है उसका दूसरा नाम वाटर कूल्ड मर्करी लैंप भी उसको कहते हैं या वेपर लैंप भी कहते हैं। ये बेसिकली आप जो है ना लोकल इरेडिएशन ऑफ बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, लोकलाइज्ड एरिया के लिए आप यूज़ करते हैं। देन उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन में आपके पास जो है बर्नर वो स्मॉल यू शेप्ड बर्नर आप यूज़ करते हैं। देन उसके बाद ये ट्यूब शेप्ड होगा और इसमें हाई प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो है ये आपकी हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब है और ये आगे आपका बर्नर है। देन आपके पास आ जाता है इसमें एक कन्वेक्सिटी आ जाती है मेटल जैकेट में, ये आपकी है फर्स्ट मेटल जैकेट और ये है आपकी सेकंड मेटल जैकेट। देन उसके बाद आप में इसमें आपके पास आ जाता है क्वार्ट्ज विंडो होती है, ये आपकी है डी आउटर विंडो, क्वार्ट्ज विंडो है ये, और ये लूज़ भी हो सकती है, ओपन भी आप इसको कर सकते हैं और जिस तरह आपने उसको टाइट जितना करना है उतना आप उसको टाइट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास इसमें जो एक और विंडो है जो कि इनर वन को सराउंड कर रही होती है, उसके अंदर आपका वाटर, ये देखें डब्ल्यू वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है सेकंड मेटल जैकेट के अंदर। और लास्ट में आपके पास इसमें आ जाता है ये जे है जो आपकी सेकंड मेटल जैकेट बर्नर और हाफ पोर्शन या सम पोर्शन ऑफ आर्क ट्यूब के जो है उसको कवर कर रहा होता है, तो उसको आप कहते हैं डिनोट करते हैं बाय जे, विच इज़ द स्पेस बिटवीन इनर मेटल केस एंड बर्नर। तो ये इसकी हो गई कंस्ट्रक्शन। वाटर सप्लाई, अब इसमें हम बात करेंगे वाटर सप्लाई की। तो सबसे पहले तो एक तो हम टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। टैप वाटर हम क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वो जो है क्वार्ट्ज के ऊपर डेपोजिशन हो जाएगी, कोई भी ओपेक डिपॉजिट वहाँ पे कॉज हो सकता है। इसीलिए हम जो है डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें से मिनरल्स जो हैं वो निकाले होते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर को टैंक में, और फिर वाटर जो है वो पंप करते हैं थ्रू द लैम्प बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे एक मोटर लगा देंगे, उसमें से जो है वाटर कंटेनर में से यहाँ पे एक कंटेनर आप रखेंगे जिसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, और इसके अंदर एक मोटर लगा देंगे। उस मोटर से क्या होगा, वो मोटर जब आप ऑन करेंगे तो इधर जो है वो वाटर सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा या एंटर होना शुरू हो जाएगा। देन जो है आपने आर्क ट्यूब को फुल कर लेना है वाटर से। ये जो पूरी मतलब ये आपकी जो आ गई सेकेंड मेटल जैकेट और ये आपकी आर्क ट्यूब, आपने इतना वाटर फिल करना है कि ये पूरी आर्क ट्यूब और मेटल जैकेट जो है वो सारी फिलअप हो जाए। देन उसके बाद जो है आपने ये कर लिया, उसके बाद वाटर जो है वो बिकम हो मतलब जैसे जैसे बर्नर स्टार्ट होगा, आर्क ट्यूब के आगे जो बर्नर लगा है वो वार्म कर देगा वाटर को, और फिर जो है टैंक जो है उसमें 1 लीटर तक वाटर कैपेसिटी पीछे रह जाएगी और बाकी सारा वाटर इसमें फिल हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता विद द जैसे जैसे बर्नर आप चलाएंगे ऑन करेंगे तो वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता पूरे वाटर का टेम्परेचर जो है वो हीटअप हो जाएगा और इससे जो है यूवी रेज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद वर्किंग में इसकी आदत है वाटर मस्ट बी सर्कुलेटिंग फ्रीली, और इसमें जो है कोई एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर एयर बबल्स आ रहे हों तो उसको एलिमिनेट करने का ये तरीका होता है कि आप मतलब उसको लैंप को जो है थोड़ा सा टिल्ट करें और वो जब बबल्स निकल जाएं तो फिर आप दोबारा जो है मोटर स्टार्ट करके वाटर जो है उसके अंदर एंटर करवाएं। 5 मिनट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन या आउटपुट ऑफ यूवी रेज और या रीच फुल इंटेंसिटी। उसके बाद आप जो है एक तो ये ख्याल रखते हैं कि मेटल जैकेट या केसिंग जो है ना वो एक्सेसिवली हॉट नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और आपने जो है वाटर को अलाउ करना है टू सर्कुलेट इन दैट लैम्प फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद जो है आफ्टर द बर्नर हैज़ बीन टर्नड ऑफ, जब बर्नर ऑफ कर दिया आपने, ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उसके बाद जो है वाटर को 5 मिनट तक आपने कम से कम इसमें सर्कुलेट करते रहने देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप हॉट वाटर को ही बाहर निकाल लेंगे तो लैंप जो है उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर
वाटर का टेम्परेचर आप कम करके उसको निकालेंगे तो लैंप के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम और डोज आ जाता है। स्पेक्ट्रम जो है वो इसका सेम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर कूल्ड लैम्प, और इसमें इंफ्रारेड रेज जो हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द वाटर। इसमें सिर्फ आपको विजिबल रेज मिलती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती हैं। विजिबल रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ आपको मिलती है 6039 एंगस्ट्रॉम, और 40% विजिबल रेज मिलेंगी आपको, 60% अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेंगी। 60% अल्ट्रा वायलेट रेज में 3900 टू 1849 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ मिलेगी। और इसमें जो है एवरेज डोज जो है वो आपने फर्स्ट डिग्री एरिथमा के अकॉर्डिंगली चूज़ करनी है कि उसमें 2 सेकंड्स के अंदर एरिथमा रिएक्शन अगर आ जाता है तो वो आपकी एवरेज डोज होगी, और 2 सेकंड्स इन कांटेक्ट और 10 सेकंड्स एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द विंडो ऑफ द लैम्प। फिर एसेसरीज आ जाती हैं, उसमें आपके पास आ जाते हैं मीका कैप, एसेसरीज जैसे हम लोगों ने इंफ्रारेड में भी एसेसरीज़ पढ़ी थी, उसमें फ़िल्टर्स पढ़े थे, रेड ग्लास फ़िल्टर पढ़ा था, तो इसी तरह इसमें भी आपके पास कुछ एसेसरीज़ प्रेजेंट होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू फिल्टर आउट अदर डेज। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं मीका कैप। ये क्या होता है, ये फ़िल्टर कर देता है, फिटेड होता है आपकी क्वार्ट्ज या आउटर विंडो पे जो है वो फिट कर दिया जाता है, और ये एमिशन ऑफ रेज को प्रिवेंट करता है जब बर्नर जो है ऑपरेट मतलब स्टार्ट हो लेकिन लैंप को आप यूज़ ना कर रहे हो फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। फिर आपके पास आ जाता है कन्वेक्स क्वार्ट्ज एप्लीकेटर। कन्वेक्स क्वार्ट्ज एप्लीकेटर क्या करता है, कंप्रेस करता है टिश्यूज़ को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन। फिर आपके पास आ जाता है क्वार्ट्ज रॉड, ये वेरियस शेप्स या साइजेस में यूज़ किया जा सकता है, और ये क्या करवाता है, ये आपकी इरेडिएशन ऑफ कैविटीज़ करवाता है। और कैविटेशन क्या होती है कि जब कोई टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो कैविटेशन कॉज कर देता है, या स्मॉलर जो है पोर्स कॉज कर देता है, जिसको आप कहते हैं कैविटेशन। उसमें क्या होता है कि शेप ऑफ रॉड जो है अगर आपने यूज़ इस तरह की है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कम्प्लीटली मिल रही है, तो उसमें कोई जो है आप स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ नहीं करते, और शेप ऑफ जो है रॉड उसको सराउंड कर देते हैं सिंपली बाय अ मेटल केसिंग, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करवाता है एमिशन ऑफ रेज फ्रॉम द साइड्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है कन्वेक्स एप्लीकेटर और रॉड्स, वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं एज अ शटर टू फैसिलिटेट द टाइमिंग ऑफ द एक्सपोजर। मतलब टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर मतलब कि आपका एक्सपोजर टाइम टू पेशेंट जो है वो कम कर देते हैं। अगर आपने 5 मिनट्स के ट्रीटमेंट लगाया है तो आप जो है ट्रीटमेंट लगाने से पहले आपको पता है कि 5 मिनट लगते हैं यूवी रेज जो हैं जनरेट होने में, तो आप लैंप को पेशेंट को लगाने से 5 मिनट पहले ही ऑन कर दें, और जब रेज आपको लगे कि 5 मिनट हो गए आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगी तो आप जो है पेशेंट को उसकी सामने बिठा दें या लिटा दें, जिस भी पोजीशन में आपने करना है। उसके बाद वेरियस फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो क्या करते हैं आपके प्रिवेंट करते हैं एमिशन ऑफ विजिबल रेज को, और सिर्फ अलाउ करेंगे आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज को टू ट्रांसमिट या पास। फिर आ जाता है केयर ऑफ मर्करी वेपर लैंप्स। इन लैंप्स की केयर किस किस तरह से आपने करनी है कि इनको जो है ये डैमेज ना हो, इक्विपमेंट जो है वो ख़राब ना हो। तो उसमें सबसे पहले तो इनकी आपने सफाई का ख्याल रखना होता है कि इनको आपने क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और डस्ट फ्री रखना होता है। देन आपने जो है ऑन ऑफ उसको मोर फ्रीक्वेंटली नहीं करना। अगर आपने एक पेशेंट को लगाने के बाद जो है अगले पेशेंट को फ़ौरन ही लैंप लगाना है तो आप उसमें कोई गैप ना रखें या उसको ऑफ़ ना करें, उसको ऑफ़ किए बगैर ही दूसरे पेशेंट को भी लगा दें और फिर एक ही बार उसको ऑफ़ करें। फिर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट ऑफ रेज द वेरिएबल रेजिस्टेंस मस्ट बी एडजस्टेड व्हेन नेसेसरी। जैसे आप उसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। और फिर आपके पास आ जाता है बर्नर जो है उसको भी क्लीन करना है आपने रेगुलरली विद अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा कोई और स्पिरिट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो है जब लैंप गर्म होगा तो वो जो है परमानेंटली जो है डैमेज हो सकता है। उसके अलावा वाटर सप्लाई जो है उसमें उसका ख्याल रखने की वाटर सप्लाई जो है आपने जितनी दी है वाटर जो है वो ओवर हीट ना हो जाए, उसकी वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है या ग्लास विंडो जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर आपके पास लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस।
फ्लोरेसेंट ट्यूब्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ग्रुप ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो इसमें एक सर्कुलर मैनर में आप कह लें कि उनको बिठा देते हैं पेशेंट्स को, और ये आपके पास बैठे हुए हैं, P स्टैंड्स फॉर पेशेंट। आप कह लें स्टूल्स पे 6 पेशेंट बैठे हुए हैं, और यहाँ सेंट्रली आपने 6 ट्यूब्स जो हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स रख दिए हैं, और उनके साथ उनका डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर है। तो उसमें ये होता है कि ग्रुप ट्रीटमेंट में ये होता है कि आप जो हैं इक्वली हर पेशेंट को यूवी रेडिएशन जा रही है और फ्लोरेसेंट ट्यूब से इक्वली ट्रांसमिट हो रही है, प्रोपोर्शन इक्वल है यूवी रेडिएशन का जो हर पेशेंट को ट्रांसमिट हो रहा है, और इस तरह आप कम टाइम में जो है ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ट्यूब जो है 4 फीट की होती है, 120 सेंटीमीटर की लेंथ की यूज़ की जाती है। इसमें आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास यूज़ किया जाता है जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज़ को ट्रांसमिट करता है या प्रोड्यूस करता है और फिल्टर आउट कर देता है आपकी विजिबल रेज़ को। उसके अलावा इसमें विंडो ग्लास होता है, इनर सर्फेस का जो है वो कोट कर दिया जाता है स्पेशल फॉस्फर मटीरियल के साथ, जिसके और लो प्रेशर मर्करी आर्क जो है इसमें सेट कर दी जाती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम इसमें हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करते हैं क्रोम एयर लैंप में। उसके बाद जो है रेज़ जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय फॉस्फर, जिस मटेरियल की आपने कोटिंग किया है वो मटेरियल ही इसको रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद जो है ट्यूब एमिट करेगी इंफ्रारेड रेज, सम ऑफ द शॉर्टर विजिबल रेज और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज। जो वेवलेंथ है इनकी वो 2800 एंगस्ट्रॉम हो सकती है बाय ग्लास, और उसके अलावा नैरो बैंड ऑफ रेज की फॉर्म में जो है ये आपको मिलेंगी। देन इसकी वेवलेंथ जो है नैरो बैंड वाली अगर फॉर्म में मिलेंगी तो 2500 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। फिर उसके बाद लैंप जो है फ्लोरेसेंट लैंप, आपको मैंने बताया कि इस तरह से जो है आप 6 लैंप लगा दें और 6 पेशेंट्स को एक सर्कल में बिठा दें, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और एक मेथड ये है कि उसमें आप सिर्फ जो है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज़ करें। ये आपका पेशेंट बैठा हुआ है, ये आपकी हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, और ये है आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इस तरह से उसको यहाँ से ट्यूब से जो है ट्रांसमिट होंगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और टनल मॉडल इसको कहते हैं, जिसमें आप उसको इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपके पास इसकी डोज़ आ जाती है। डोज़ में आपने एवरेज डोज जो है वो 3 मिनट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर टू अचीव फर्स्ट डिग्री एरिथमा। अगर उसके बाद भी पेशेंट के लिए बेरेबल है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रीटमेंट, और अगर इतनी ज़्यादा सवेयर डेडनिंग नहीं हुई तो आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। अगर पेशेंट सेंसिटिव था और उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें आप जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे ट्रीटमेंट। ये नहीं कि आपने 5 से 10 मिनट के लिए लाजमी लगाना है। उसके बाद फुल आउटपुट ऑफ रेज जो है तब अचीव होता है जब फुल रेज आपको तब मिलती हैं जैसे ही लैंप को ऑन किया जाए, और वो 5 मिनट का टाइम लेते हैं कम से कम अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोड्यूस करने में। तो आप उसको पेशेंट को लगाने से 5 मिनट पहले ही उसका स्विच ऑन कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं लास्ट में फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि फ़िल्टर्स ऐसी एसेसरीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है दूसरी रेज़ को वो जो है वो प्रिवेंट कर देता है उसकी एमिशन को, और सिर्फ स्पेसिफिकली जो हमें रेडिएशन चाहिए होती हैं सिर्फ उन्हीं को पास करता है, अलाउ करता है टू पास। तो उसमें सबसे पहले है आपके पास लाइट फ़िल्टर। लाइट फ़िल्टर आ जाता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब करता है सम रेज़ को टू अलाउ अदर्स टू पास थ्रू। उसमें विंडो ग्लास है, वाइटा ग्लास है, वाइटा ग्लास, और थर्ड वन आपके पास आ जाता है वाटर। जो विंडो ग्लास है वो आपकी एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज बिलो द वेवलेंथ ऑफ 3300 एंगस्ट्रॉम। वाइटा ग्लास जो है वो सिर्फ आपकी
अल्ट्रा वायलेट रेज बिलो 2700 एंगस्ट्रॉम को ट्रांसमिट करेगा और वाटर जो है इंफ्रारेड रेज को जो है वो करेगा एब्जॉर्ब। उसके बाद फोर्थ आपके पास इसमें है चांसेस क्रूक ए ग्लास, ये एब्जॉर्ब करेगा आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज को। ये गॉगल्स का जो मिरर होता है ना वो इस टाइप का होता है जो आपकी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी आईज तक नहीं जाती गॉगल से। फिर उसके बाद फिफ्थ आपके पास इसमें आता है ब्लू यूवियोल ग्लास। ब्लू यूवियोल ग्लास क्या करता है, ये आपकी एब्जॉर्ब करता है ए बायोटिक रेज को बिलो द वेवलेंथ ऑफ 2900 एंगस्ट्रॉम और एब्जॉर्ब करके तो रेड एंड जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में वहाँ पे आपको ये अपीयर होते हैं। यूज टू प्रिवेंट इरिटेशन ऑफ द न्यू एपिथेलियम इन हीलिंग वुंड्स। और सिक्स्थ आपके पास है ऑक्साइड ऑफ निकल ग्लास वुड्स फिल्टर, निकल ग्लास वुड फिल्टर। और इसमें आपके पास आ जाता है चांसेस। ये क्या करते हैं, ये आपकी अल्ट्रा वायलेट ग्लास को जो है अल्ट्रा वायलेट ग्लास इसके अंदर लगा होता है जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज को और ट्रांसमिट सिर्फ करवाती हैं आपकी आगे अल्ट्रा वायलेट रेज को ही। सेवंथ आपके पास आ जाता है मीका कैप। ये एक प्रोटेक्टिव कैप होता है जिसका हमने पहले भी पढ़ा है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी विजिबल रेज को और सिर्फ ट्रांसमिट करवाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज को। एट्थ आपके पास है सेलोफेन, लिक्विड पैराफिन और कोड लिवर ऑयल। ये जो हैं वो आपके एब्जॉर्ब करवाते हैं शॉर्ट अल्ट्रा वायलेट रेज को। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें आज हमने ये पढ़ा कि पहले सबसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, वो डेफिनेशन उनकी देखी। फिर उसकी प्रोडक्शन पढ़ी कि प्रोडक्शन किस तरह से होती है। फिर हमने लैंप्स पढ़े कि फिजियोथेरेपी में किस किस तरह के लैंप्स यूज़ किए जाते हैं फॉर अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, स्पेक्ट्रम में उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, डोजेज कितनी देनी चाहिए। उसमें पहले हमने पढ़ा मर्करी लैंप पढ़ा, एयर कूल्ड मर्करी लैंप पढ़ा, फिर वाटर कूल्ड मर्करी लैंप पढ़ा। एयर कूल्ड मर्करी लैंप जो है वो जनरल इरेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी आपने देखी। देन उसके इफ़ेक्ट्स देखे। 5 मिनट्स जो है वो लैंप लेता है हीट अप होने के लिए, तो उसमें आप लैंप को 5 मिनट पहले ही ऑन कर दें ताकि जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्टार्ट हो जाए पेशेंट को एक्सपोजर कराने पे। उसके बाद हमने क्रोमियर लैंप देखा जिसको आप वाटर कूल्ड मर्करी लैंप भी कहते हैं। इसमें वाटर सर्कुलेट करता है और वाटर जब तक हीट अप नहीं हो जाता तब तक अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन नहीं होती। ये लोकल इरेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमने कुछ एसेसरीज़ पढ़ी जिसमें मीका प्रोटेक्टिव कैप पढ़ा, उसके अलावा फ़िल्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फ़िल्टर्स होते हैं। देन उसके बाद हमने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स पढ़ी जो यूवी इरेडिएशन के लिए यूज़ की जाती हैं, या फ्लोरेसेंट लैंप्स, उसमें टनल मॉडल पढ़ा। और उसके अलावा जो है ग्रुप में कैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी लगाया जा सकता है और एक पेशेंट को 4 ट्यूब से जो है इरेडिएशन करवाई जा सकती है। सेकेंड मेथड जो हमने देखा उसमें ये था कि आप ग्रुप में 6 पेशेंट्स को 6 ट्यूब्स के ही एक्सपोजर में करा दें और इस तरह से जो है ग्रुप थेरेपी आप करवा सकते हैं। देन हमने लास्ट में पढ़े फिल्टर्स, उसमें आपके पास लाइट फिल्टर आ गया, विंडो ग्लास, वाइटा ग्लास, वाटर, चांसेस क्रूक ग्लास ए, उसके बाद ब्लू यूवियोल ग्लास है, ऑक्साइड ऑफ निकल ग्लास है, वुड फिल्टर, चांसेस। उसके अलावा आपके पास इसमें सेलोफेन, लिक्विड पैराफिन और कोड लिवर ऑयल आ जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।